ये जो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग है विद्यागत, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से बंधा, वो रचना नहीं समझता। यहाँ के किसान को कृषि क्षेत्र के बाहर के लोग कुछ नहीं बता सकते, वो अपनी विधा का पूरा जानकार है। आपको ऐसा लगा कि मैंने ये हमारे यहाँ जो पूरी कृषि की पद्धति लादी जा रही है वो इसी तरीके की है? जो विश्वविद्यालय से पढ़ के आते हैं उनके सोचने के ऊपर में वो ब्लिंकर्स लग जाते हैं, वो जो घोड़े को लगाए जाते हैं। बहुजन समाज के ऊपर जो शासन करने वाले लोग हैं वो जीती हुई दुनिया के लोग हैं, वो बहुजन समाज को कभी नहीं समझेंगे। पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल साइंस किसान की बात नहीं करता, कृषि की बात करता। उसके जरिए किसान को कुछ मिलेगा ये किसने कभी कहा? किसी ने कभी कहा ही नहीं। क्या आपको लगता है कि वास्तव में किसान इतना निर्भर है कि वो जितनी पीछे चीज़ें कही गई हैं कि उनका कर्जा जो है वो किया जाए, उनके गन्ने का सही समय पर मूल्य उनको मिल जाए, बिजली का दाम न बढ़े, यही सब सवाल रहे हैं आज तक? असलियत यही है, किसान के टर्म्स पे जब तक दुनिया नहीं बनेगी तब तक एक साफ सुथरी दुनिया नहीं बनेगी। ये जो आप इतना गैप बता रहे हैं यही तो लिविंग वेज का सवाल है। जैसे किसी टपकते हुए नल के पास घड़े को रख दीजिए तो टपकते टपकते वो एक समय ऐसा आएगा कि भर जाएगा, फिर आप उसको उठाकर उपयोग कर लीजिए और फिर घड़ा रखिए, फिर टपकते टपकते नल भर जाएगा। ऐसी प्रक्रियाएं दिमाग में भी चलती रहती हैं और ऐसे व्यक्ति के दिमाग में जिसका खदबदाता हुआ दिमाग उसको विचारों की एक श्रृंखला देता हो लगातार। दुनिया क्यों नहीं बदल रही है, दुनिया में क्या अवरोध हैं, दुनिया में कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं और कौन सी चीज़ें अप्रासंगिक हो गई हैं, इन सारी चीज़ों पर तफसीलात के साथ सोचना विचारना यह बहुत अलग तरीके की बात है। और ऐसे ही एक खदबदाते दिमाग सुनील सहस्रबुद्धे के साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सुनील जी भारत के जाने माने दार्शनिक हैं और लोक विद्या जन आंदोलन के प्रणेता हैं और वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मिनिमम वेज को नकारा और लिविंग वेज की वकालत शुरू की। उनका कहना है कि देश के जितने भी आर्टिजन हैं, जितने भी लोक कलाकार हैं, उनको इतना सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए जितना एक प्रोफेसर को मिलता है। लगेगा कि यह बात यूटोपिया है, लेकिन दुनिया यूटोपिया से ही यथार्थ की तरफ गई है और जब तक यह बात यथार्थ में बदलने के लिए लोग नहीं प्रेरित होंगे तब तक यह यूटोपिया ही रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सुनील जी इसको यूटोपिया नहीं मानते। सुनील सहस्रबुद्धे की एक बहुत लंबी जीवन यात्रा, जो उम्र में भले ही 75 साल की दिख रही हो, लेकिन वह कई 750 साल की यात्रा मान सकते हैं आप उसको, 7000 साल की यात्रा मान सकते हैं, क्योंकि चिंतन की यात्रा है ये। और चिंतन की यह यात्रा इन पिछले 5 दशकों में भारत के विभिन्न जगहों पर होने वाले आंदोलनों और वैचारिक सरगर्मियों, विश्वविद्यालय में चल रहे विमर्शों इत्यादि को समेटते हुए चली है। सुनील जी कानपुर से जब पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने मजदूर किसान नीति और दूसरी गतिविधियों में अपने आप को जोड़ा और वहीं कानपुर में ही वे किसान आंदोलन की तरफ भी गए। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर हम यात्रा करेंगे। कानपुर में ही उनके जीवन का एक बहुत बड़ा अध्याय शुरू हुआ, चित्रा सहस्रबुद्धे का उनके जीवन में आना, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे। सुनील जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस तीसरे खंड में। तो आपने पिछली बातचीत में बताया कि एक पत्रिका आप लोग निकालते थे और तमाम सारी मिलों के गेट पर उसको आप बेचते थे और 750 के करीब प्रतियां, 800 प्रतियां बिक जाती थीं। लेकिन बाद में नीतिगत
कारणों से कि जिस खासतौर से संपादकीय विजन के कारण कि किसानों की भाषा हमने अर्जित नहीं की, उसको बंद किया आप लोगों ने, और यह एक सोचा समझा निर्णय था। फिर उसके बाद जो ये समय है जब ये जद्दोजहद चल रही थी कानपुर में, तो किसानों की ज़िंदगी की ऐसी कौन सी सच्चाई थी जिसको आपको लग रहा था या आपके साथियों को लग रहा था कि उसको हम नहीं जान रहे? देखिए, हमें उनकी भाषा समझने में दिक्कत आती थी। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं जो बाद में, उस वक़्त तो हमें इस रूप में नहीं तुरंत समझ में आया, लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आ गया। वो ये कि जो लेख लिखने वालों की भाषा है सपाट, आप रचनाकार हैं, आप कहानी लिखना जानते हैं, कभी कविता, आप शायद कविताएं भी लिखते हो, वो अपनी बात को जो एक्सप्रेशन देता है, जो अभिव्यक्ति देता है, जैसे व्यक्त करता है, वैसे कोई सामान्य ये जो एक खास वर्ग, वर्ण इत्यादि से जो दबा हुआ पूरा का पूरा समझने बूझने का, एजुकेशन वगैरह का महकमा है, वो उसके बाहर निकलने में दिक्कत पाता है। हम क्या कह रहे हैं साफ करते हैं उस दूसरे ढंग से। हमने अपने पाया, जो हम क्लासेस में पढ़ाया गया, चाहे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, प्रताप नारायण मिश्र हों, बालकृष्ण भट्ट हों, हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, बहुत सा, ये सब लोग लेख लिखते हैं और उसमें दार्शनिक पुट भी होता है। प्रेमचंद हों, भगवती चरण वर्मा हों, रेणु हों, और बहुत से नाम आप जानेंगे, ये लोग कहानी लिखते हैं। कहानी केवल, जिसको देखिए अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल होता है लॉजिक और फिलॉसफी में, उसको कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी एक वाक्य जो कुछ कहता है बस और डिक्लेयर करता है। मतलब एक सिंपल वाक्य, मैं घर जा रहा हूँ, बच्चा स्कूल से आ गया, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। ये जो यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग है विद्यागत, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से बंधा हुआ है, वो रचना नहीं समझता है। तो कहानी लिखने के लिए भगवती चरण वर्मा और प्रेमचंद की जरूरत पड़ती है, जबकि दार्शनिक लेख लिखने के लिए तो प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट और महावीर प्रसाद द्विवेदी काफ़ी हो जाते हैं। बाद में दोनों का संगम भी होता है, लेकिन वो मतलब एक लंबा इतिहास है, इसलिए मैं साहित्य पे नहीं टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं इन लेखकों के बारे में केवल ये कर रहा हूँ कि ये मोटा विभाजन है, ऐसा हमको लगा इस साहित्य में कि ब्राह्मणों ने एक किस्म का लेखन किया और जातियों ने, जो भी हो, उसमें और भी हो सकते हैं, उसमें मंडल हों, महतो हों, यादव हों, सब तरह के लोग होंगे जी। चूँकि मैं बहुत पढ़ता नहीं हूँ, इसलिए मुझे नामों की जानकारी ज़्यादा नहीं है। उनका लेखन अलग कि वो कहानी लिखते हैं, कहानी में रचना है ये। जी हाँ, एक छोटी सी टिप्पणी मैं इसलिए करूँगा, और थोड़ा मजाकिया टिप्पणी है, कि आप जब कहते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो आप एक रिबेट ले लेते हैं कि आपके ऊपर ज़्यादा प्रश्न न ला दे जाएं, लेकिन ये है कि आपका अध्ययन बहुत गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप प्रश्न पूछिए, लेकिन ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मेरा मतलब बहुत हम उदाहरण लेंगे तो 2-3 लेखक से ले सकें, उसके बाहर हम नहीं जाएंगे। आप देखेंगे कि खैर वो एक बात है। तो हुआ ये है कि ये जो साइंस के जिसको पैराडाइम से डोमिनेटेड जो विश्वविद्यालयी विद्या है, इसने हमको क्या, दुनिया भर में जो विश्वविद्यालय से पढ़ के आते हैं उन सबको, वो यूरोप हो, अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, रूस हो, कहीं भी हो, जो विश्वविद्यालय से पढ़ के आते हैं, उनके सोचने के ऊपर में वो ब्लिंकर्स लग जाते हैं, वो जो घोड़े को लगाए जाते हैं, झापा, वो बाहर नहीं दिखाई, झापा लग जाता है, उन बाहर नहीं दिखाई देता, उनको दिखाइए नहीं देता है, और उसको हटाने की कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब उनमें से कोई महाकलाकार बने, उसको हटाए, तब इनको थोड़ा थोड़ा देखना शुरू करें, ये प्रक्रिया भी होगी ही जी। किसी दिन जो लोग
अपनी लड़ाइयाँ लड़ने जानते हैं, इनका झापा हटाएंगे और कहेंगे कि देखो क्या देख रहे थे, अभी तक कुछ नहीं देख रहे थे तुम, जरा दुनिया को देखो। तो जो किसान की भाषा है, वापस जा रहा हूँ जी, किसान की भाषा, जैसे देखिए हमारे मित्र हैं, मैं आपको अब किसान की भाषा तो मैं नहीं रिपीट कर पाऊंगा क्योंकि मैं किसानों के बीच बड़ा नहीं हुआ हूँ, शहर में बड़ा हुआ हूँ। बनारस में किसी रिक्शे वाले से आप पूछिए कि फलानी जगह चलोगे, तो कहता है काहे न जाब। वो कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ जा, काहे ना कहेगा काहे न जाब। जी, आप कहिएगा फलाना तेल क्यों खरीद के ले आए, किसी का तेल खरीद के ले आओ, कुछ महंगा ले आए, कहीं बड़ा महंगा ले, ताउर का ले आई। वो ये नहीं कहेगा कि तो कुछ ताउर का ले आई, तो और क्या मैं लेकर के आता है, आपके लायक तो यह रहल जी। तो उसमें एक किस्म का इम्परेटिव जिसे कहते हैं, या जो भी कहिए, एक मूल्य गर्भित भाषा की बात है। जी जी। उसमें एक थॉट होता है, उसमें एक सिंपल जवाब। आपने पूछा तो क्या आप चाहते हैं कि आपने पूछ करके उसकी सोच को इतना निरुद्ध कर दिया कि वो केवल आपे का जवाब दे और आप जैसा चाहते हैं वैसा जवाब दे? तो बड़ी जाती हो जाएगी। उसकी ज़िंदगी अलग है, उसको जो मर्जी है वो जवाब देगा। वो कह देगा हम जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप जाइए यहाँ से। वो कोई रिक्शा वाला है इसलिए वो जवाब देने के लिए बाध्य है, ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो जवाब न दे तो ज़्यादातर लोग नाराज़ हो जाएंगे, ये मान लीजिए आप। रिक्शा वाला रिक्शे पे बैठा हो, बीड़ी पी रहा हो, सीट पे बैठा हो जिस पे आप बैठते हैं, और फिर आपकी ओर ताके फिर बीड़ी खींचने लग जाए हैं और जवाब न दे तो आप बहुत क्रुद्ध हो जाएंगे। जी, हाँ कि बड़ा आपके बोलने पे आपके पिताजी जवाब न दे तो आप नाराज नहीं होंगे, क्योंकि नहीं कुछ और सोच रहे हैं। जी, मैं सत्ता ना, आप सत्ता भी है, उसके अलावा भी आपके लिए एक रिस्पेक्ट है उनके लिए, आपके मन में कुछ सोच रहे हैं लगता है। ये है समाज, बहुजन समाज और सत्ता के। अब वो कुछ सोच ही नहीं सकता तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो कुछ सोच रहा होगा? इसलिए अरे भाई वो न जाने क्या क्या सोच रहा होगा, उसकी ज़िंदगी में सोचने के लिए बहुत ज़्यादा है, आपकी ज़िंदगी में तो नहीं बराबर है। वो कुछ सोच रहा होगा, उसका ध्यान नहीं गया कि आपने क्या कहा, तो हड़बड़ा के पूछ भी सकता है भैया क्या कहला है। तो लेकिन जब वो बोलता है तो उसकी भाषा मूल्य गर्भित होती है, किसी न किसी तरह के सामाजिक मूल्य, डिज़ायरेबल हो अनडिज़ायरेबल, मतलब वांछित है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हम एक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि उसमें मूल्य होते हैं। अच्छा, केवल मूल्य ही नहीं होते हैं, जिस इन्फॉर्मेशन को, देखिए बहुत पते की बात बता रहा हूँ, जिस इन्फॉर्मेशन की दुनिया को वो कमांड करता है, यानी उसकी जानकारी के जो सारे तथ्य हैं वो आपकी जानकारी के तथ्यों से अलग हैं। आप साइंस के बारे में जानते हैं, आप इतिहास के बारे में जानते हैं, वो न साइंस के बारे में जानता है न इतिहास के बारे में जानता है, लेकिन वो समाज के बारे में आपसे ज़्यादा जानता है। आप सोशियोलॉजी पढ़े हो तब भी आपसे ज़्यादा जानता है वो समाज के बारे में। तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन का जो बॉडी उसके माइंड में है, जो जानकारियाँ उसकी हैं, हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे आप एलोपैथ हैं तो आपकी जानकारी, मेडिसिनल जानकारी एक किस्म की है, आप आयुर्वेद हैं तो दूसरे किस्म की जानकारी, आप हकीम हैं तो किसी तीसरे किस्म की जानकारी है, यूनानी है तो जानकारियों की अलग अलग दुनिया होती है, अलग अलग लोगों की, उसकी जानकारियों की दुनिया अलग है, और वो जो जवाब देगा वो संदर्भित होगा उसकी जानकारियों की दुनिया से, न कि आपकी जानकारियों की दुनिया से। दूसरी बात, और एक तीसरी बात जो समझना कठिन है, वो जो बोलता है उसके जो तर्क का स्वरूप है वो आप नहीं समझते हैं। उसके तर्क का स्वरूप अगर हम थोड़ी सीमित भाषा का प्रयोग करें, होता तो लोक विद्या का तर्क है, लेकिन उसको अगर सबके समझने लायक, यूनिवर्सिटी के समझने लायक हम बताएं तो वो एक कला प्रधान तर्क का इस्तेमाल करता है। इस भाषा से शायद बहुत लोग परिचित ना हो कि ये कला प्रधान तर्क क्यों। आप जब उसको, आप ये मानते ही नहीं कि उसको तर्क देना आता है, आप ये भी नहीं मानते हैं कि किसान को या कारीगर को तर्क देना आता है, अरे कुछ वो अपनी प्रैक्टिस से कुछ उसके दिमाग में आ गया है वही बोलता रहता है, उसको आप एक तर्कशील व्यक्ति के रूप में देखते ही नहीं हैं। मैंने पहले ही आपने उसको तय कर दिया है, तो फिर उसके बोलने में कोई तर्क निहित हो सकता है, ये आप देखेंगे ही, आपको दिखाइए नहीं देगा। इट इज़ नॉट दैट कि आप मतलब आप देखना नहीं चाहते हैं वगैरह, नहीं, वो आपको दिखाइए नहीं देगा, क्योंकि आपके ख्याल में वहाँ तर्क है ही नहीं। उसके तर्क की विधा अलग है।
इस सब के चलते उसकी भाषा, मतलब उसकी भाषा का मूल्य अलग है, उसकी जानकारियों का भंडार अलग है जिसमें भाषा संदर्भित है, और उसकी भाषा में तर्क का विधान अलग है। आपका ये सब अलग, अब आपको वो कैसे समझ में आए? चाह के भी समझना मुश्किल है। आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, थोड़ा रचना करना जानते हैं, गांव में रहे हैं। जो रचनाकार होगा जी, जो गांव में या बस्तियों में रहा होगा वो तो कुछ समझेगा भी, लेकिन जिसने ये मान लिया कि विश्वविद्यालय में पढ़ करके हम कुछ खास हो गए, ये सब पीछे रह गए, उसके नहीं समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे बताइए, बहुत महत्वपूर्ण आप इसलिए बात कह रहे हैं क्योंकि बाद में जितनी भी ज्ञान के प्रकार आए उसमें किसानों को और मजदूरों को, मिस्त्रियों को, कलाकारों को, जो लोक कलाकार, लोक विद्या वाले लोग हैं, उनको तो लोगों ने मान लिया कि इनको कुछ नहीं आता जाता, उनके ऊपर केवल थोपा उन्होंने। जैसे किसानों को खेती कैसे की जाए उसके लिए टेलीविजन पर भी प्रोग्राम आए, रेडियो पर आए, तमाम सारे पत्रक निकाले गए और सेमिनार किए गए, ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए, लेकिन वास्तव में खेती की दुर्दशा होती गई, किसान समझ नहीं पाए चीज़ों को। वो दूसरी चालाकियों से अपने आप को जोड़ लिया, जो बाजार की जरूरत थी, जिंदा रहने का काम करते रहे। नहीं, इसमें एक चीज जोड़ दीजिए कि आपने तरह तरह से उसे ये बताया कृषि कैसे करनी चाहिए या क्या इस्तेमाल करें, क्या ना करें वगैरह, ये सब आपने बताया एग्रीकल्चरल साइंस के हिसाब से। क्या आपने कभी उससे पूछा कि तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे परदादा कैसे खेती किया करते थे? वो भी आपने किताब से ही पढ़ा। किन्हीं ने लिखा कि यहाँ ट्रेडिशनल खेती कैसे होती थी, उसको आपने पढ़ा, उससे नहीं पूछा आपने। वो भी आपने उसी का लिखा पढ़ा जो यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग आपने उससे नहीं पूछा। मुझे एक उपन्यास का इंटरेस्टिंग एक चीज और बता दें, ये लोक विद्या के बहस में ये मान्यता है, हम इसका सपोर्ट भी बताएंगे थोड़ा जी। क्या है, एक वोयलकर करके 1880 के आसपास एक व्यक्ति आए थे, उनका बैकग्राउंड क्या था हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन इंडियन एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड रहा होगा, स्टडी करके उनको दो काम करना था जो ब्रिटिश सरकार ने उन्होंने दो चीज़ के लिए लाया था। एक, रेवेन्यू कैसे बढ़ाया जाए एग्रीकल्चर से, दूसरा, तब तक केमिकल एग्रीकल्चर की कंपनियां इंग्लैंड में आ चुकी थी। 1840 में शुरू हुआ और ये आया 1830-40 साल में ये NPK की फैक्ट्रीज बन गई थी। पोटाशियम बिक रहा था, सल्फेट बिक रहा था, ये सब बिक रहा था, नाइट्रोजन बिक रहा था, मैं अपने अपने कंपाउंड में बिक रहा था। उनके लिए बाजार भी खोजना था। एक उनके लिए बाजार खोजना था नई खेती के लिए, रासायनिक खेती के लिए, और दूसरा रेवेन्यू को बढ़ाना था। और टर्म्स ऑफ कंडीशंस में ये था कि आपको ये बताना है कि यहाँ के एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कैसे किया जाए। इम्प्रूव करने के अंतर्गत आपको ये बातें करनी थी, लेकिन आपको बात करनी थी इम्प्रूव करने की, एग्रीकल्चर में सुधार की। देखिए उसने कंक्लूड क्या किया है, लंबी रिपोर्ट है, 2 साल तक देश भर घूमा है और पोथा लिखा है, उसके रिव्यू वगैरह छपे हैं, हम आपको एक रिव्यू पढ़ने को भी दे सकते हैं। रिव्यू भी है 20 पेज का जो छपा है, पढ़ने में समय लगेगा लेकिन मज़ा आएगा। उसने क्या कंक्लूड किया, उसने कहा कि यहाँ के किसान को कृषि क्षेत्र के बाहर के लोग कुछ नहीं बता सकते, वो अपनी विधा का पूरा जानकार है। अगर उसमें कोई इजाफा होना है तो अलग अलग क्षेत्रों के किसानों का आपस में संवाद कैसे बढ़े, इसका इंतजाम कीजिए। और ये कभी नहीं हुआ, वो नहीं किया। ये तो अंग्रेज क्यों करते हो, लेकिन हमने नहीं, इन्होंने भी नहीं किया, क्या कभी नहीं, ये नहीं करेंगे। हमने इससे क्या सीखा, हमने ये सीखा कि अगर कारीगरी साड़ी की है, किसी और चीज़ की है, तो इस देश के साड़ी के कारीगरों को आपस में संवाद में लाइए, बढ़िया से बढ़िया नई विधाएं आ जाएंगी साड़ी बनाने में। आप चाहेंगे कि टेक्सटाइल इंजीनियर जाके इम्प्रूव कर दे, ये नहीं हो पाए। एक चीज़, एक उदाहरण मैं आपको सामने रखूँगा। एक उपन्यास में अस्कर वजाहत एक रिनोन्ड लेखक हैं और उनका एक उपन्यास है, भाषा बड़ी खराब है, बरखा रचाई। तो उसमें एक प्रसंग है कि जब जो नरेटर है वो पत्रकार नहीं बन पाता तो अपने पिता की खेती कराने लगता है जो किसी गांव में है। तो वहाँ के किसान उससे कहते हैं कि यहाँ गेहूं मत बोआइए,
ये धान वाली जगह है, यहाँ धान ही होगा। तो उसने कहा कि ये तो बेवकूफ़ आदमी है, ये तो सब अपने फ़ायदे के हिसाब से कह रहे हैं कि हम केवल धान बोएंगे तो इनका फ़ायदा होगा, गेहूँ बोएंगे तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि उस समय खेत का उपयोग ये कर लेते हैं किसी न किसी रूप में। अब उसने जिद के मारे कि हम अपना गेहूँ बोएंगे, उसने गेहूँ बोया। अब गेहूँ जमा बहुत अच्छी तरह और बहुत एकदम समझ लिए घुटने भर, वो बाल फूटने तक को आ गया और एकदम लगा कि लहलहा के होगा। और माघ तब तक आया, बदरी आई, अब पानी बरसा, पूरा खेत जलमग्न हो गया, लौट गया, गेहूँ बर्बाद हो गया। तो अब कहा, किसानों से पूछा कि बताओ क्या करें, तो कहा बाबू हम तो पहले ही कह रहे थे कि आप जो है गलत कर रहे हैं, अब इसको पानी निकालने का कोई साधन नहीं, क्योंकि बीच में जो है वो गड्ढा है और इधर जो है किनारे किनारे जो है वो ऊंचा है, तो ये तो धनखर खेत था। तो ये जो अंतर्विरोध है वो सरकारी संस्थानों, सरकार सबका है कि वो चाहते हैं कि किसान हमारे हिसाब से खेती करें, और किसानों के जो अनुभव हैं सदियों के, जो जानते हैं खेत के बारे में, वो मिट्टी देख के बता देंगे कि यहाँ कौन सा पेड़ लगेगा, आप समझ लीजिए। लेकिन ये कहेंगे कि यहाँ इतना नाइट्रोजन डालने से, इतना ऐसे डीएपी करने से, डालने से ये उपज बहुत बढ़िया होगी। ये जो दबाव बनाने का मामला था, एकदम भयानक अंतर्विरोध है, एक जहाँ कोई और लड़ाई नहीं है, जहाँ मजदूरी, दाम, मुनाफा का कोई सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है दो दृष्टिकोणों का, जिसमें एक दृष्टिकोण महावाहियात है, अनुभवहीन है और वो किताबी है, और एक दृष्टिकोण सदियों के अनुभव से संचित दृष्टिकोण है, जो व्यवहार में चला या व्यावहारिक अनुभव है। लेकिन ये अंतर्विरोध बहुत, आपको ऐसा लगा कि मैंने ये हमारे यहाँ जो पूरी कृषि की पद्धति लादी जा रही है वो इसी तरीके की है? हमें ये लगता है, और हम चूँकि न किसान हैं, न कृषि करते हैं, न कृषि वैज्ञानिक हैं, तो हम कोई इसके सपोर्ट में बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं दे पाएंगे। लेकिन हम किसान आंदोलन में लगातार रहे हैं और उनकी बात सुनते रहे हैं। जैसे एक बात के किसान नेता ने कही कि सरकार कितने पैसे में हमारा उत्पादन खरीदा जाएगा ये बोने के पहले बता दे, और ये बता दे कि कितना उत्पादन उसे चाहिए, हम उत्पादन करके दे देंगे। हम ये दो चीज़ हमें चाहिए, बोने के पहले दाम बता दे और कितना उत्पादन चाहिए बता दे, हम उत्पादन करके दे देंगे। हमें आता है, हम ये करना जानते हैं। इस टाइप का उनका जो कॉन्फिडेंस है उसमें, या देखिए इस भाषा का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, हम भी करते हैं, लेकिन हम लोग लोक विद्या दर्शन से जो लोग चीज़ों को देखते हैं, हम सदियों के अनुभव की बात नहीं करते, क्योंकि हम नहीं मानते हैं कि हिस्ट्री लीनियर डेवलपमेंट है, वो कोई जुड़ता चला जा रहा है, हमेशा ऐसा ही नहीं, बहुत बार ऐसा हो सकता, बहुत बार नहीं भी हो सकता जी। तो किसान जो कह रहा है वो हम लोग का ये मानना है कि लगातार उसकी अपनी एक सैद्धांतिक समझ होती है जमीन की, इसकी उसकी भाषा अलग होती है, सिद्धांत की भाषा नहीं होती है। तो हमको लगता है कि उसके पास सिद्धांत नहीं है, केवल वर्णन है जी। लेकिन वो, जैसे अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे एक सीनियर थे थोड़ा, जनक पांडे करके, यहाँ डायरेक्टर हुए, ये जो इलाहाबाद में पंत इंस्टीट्यूट जी, उनसे एक बार ऐसी बात हो रही थी। कहने लगे किसी एथनोग्राफिक स्टडी वगैरह करते थे, किसी दूर दराज के इलाके में कहीं एक ऑफिस बनाना था, 1-2 साल का प्रोजेक्ट था। तो बोले एक कमरा बनाने हम लोग गए कहीं, तो उधर से गुजरने वालों ने कहा ये कमरा यहाँ मत बनवाइए, ये रोड से जो रास्ता आपका जा रहा है कमरे तक, इधर से इतना तेज पानी आएगी कि रास्ता बह जाएगा। अच्छा। कहें हम लोग को लगा कि ऐसे ही फुसला रहे हैं हम लोग को, हम लोग कमरा बना दिए। पहली बरसात में रास्ता धुल गया, आने जाने का रास्ता ही नहीं रह गया उस कमरे तक। अब आप कहे, दो हो सकता है, आप कह सकते हैं कि उसको जानकारी है कि उसने रास्ता बहते हुए देखा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जानकारी तो है उससे, लेकिन अब आप उससे पूछिए कि ये पानी इधर से क्यों आ रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है, ये पानी कहाँ ढाल है, कहाँ ऊंचा है,
वो आपको पूरा एक नक्शा, जो कागज पे वो न जानता हो तो न खींचे, लेकिन जबानी पूरा नक्शा, उत्तर की तरफ से इतना पानी आ रहा है, इतना पश्चिम चला जा रहा है, इसमें पूरब का इतना हिस्सा बैठता है, पूरब के हिस्सा पानी आगे आने के बाद में उसमें से कुछ फूट के उधर चला जाता है, बचा हुआ इधर, वो सब बता देगा। केवल ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसमें कितने ढाल पे पानी किस गति से आगे बढ़ेगा, कौन सी मिट्टी कितना पानी को अब्सॉर्ब कर लेगी और कितना बहने के लिए छोड़ देगी, ये सब अंडरस्टैंडिंग है उसके पीछे। आपने मौका कहाँ दिया, कोई सवाल ही नहीं आपने उससे पूछा, अरे देख ले हो ही तुम बता दे ले सर। आपने उसको ये माना ही नहीं कि वो कोई समझ रखता है, देखा था उसने बता दिया। हम कहते हैं थोड़ा जिद कीजिए, आप पूछेंगे ना कि कैसे पता, तो कहेगा जायदा क्या करबा, जवाब नहीं, हाँ छोड़ देगा। जिसके दो कारण हैं, एक तो उसके पास फुर्सत नहीं है आपके जवाब देते बैठे, कुछ करने जा रहा है, क्योंकि दिन भर कुछ ना करे तो कैसे घर चले, एक तो फुर्सत नहीं है, दूसरा अंदर कहीं उसको ये भी लगता है कि आपके समझ में नहीं आएगा। ये है, इसलिए वो इसके चाहता है, क्योंकि आप अंड बंड सवाल बहुत पूछते रहेंगे, क्योंकि आपके समझे में नहीं आ रहा होगा वो क्या कह रहा है। ये बातें बहुत सारी जो ज्ञान से संबंधित हैं, आपने किसान या कारीगर या सामान्य लोग, जिसे हम बहुजन कहते हैं, बहुजन मतलब नॉन एलीट जी हैं, जो मतलब रूलिंग क्लासेस का हिस्सा नहीं, मोटे तौर पे आधुनिक भाषा में यही पैसे वाला नहीं है, जो अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, जो बड़ी जात का नहीं, हाँ जी, बहुजन, ऐसे इस टाइप के जो हैं, उनसे आप बात करें। आप केवल ये मान के चलिए कि उसको बड़ा ज्ञान है, इतने मानना है, फिर देखिए जरा कैसे खुलता है वो आपके सामने। आपके सवाल पूछने के तरीके से वो समझ जाएगा कि इनके मन में हमारे लिए कुछ सम्मान है। देखिए सम्मान, और एक बात बताएं आपको, इसी फेरे में आ गया, इसलिए डिग्निटी ऑफ लेबर जो है ये शुद्ध रूप से पूंजीवादी कंसेप्ट है, इसमें समाजवाद का कोई अंश नहीं, हम नहीं मानते। डिग्निटी ऑफ लेबर, ये लेबर हमेशा पूंजी के नीचे बना रहे, लेबर हमेशा थॉट के नीचे बना रहे, उसको डिग्निटी की ज़रूरत पड़े, ये फुसलाने का तथ्य। हाँ, और कुछ नहीं है उसमें, दम नहीं है। जिस तरह से मिनिमम वेजेस है ना, जिंदा भर रहे, वैसे लेबर भर करता रहे और बड़ी इज्जत पाए, मुझे हो नहीं पाएगा। मुझे प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा की याद आ रही है, जिसमें जो है बचपन की कथा के बाद जब वो लौट के आ रहा है तो पूछता है कि भाई गया को जानते हो, तो कहा कौन गया, गया चमार, तो कहा हाँ वही शायद। तो फिर वो आया तो देखा कि वो श्रम से और अभाव से जो है सिकुड़ा हुआ आदमी, वो आया तो परिचय दिया कि मैं वो हूँ और उनको डीपी साहब का लड़का, और फिर वो कहा कि चलो गुल्ली डंडा खेला जाए, तो उसको लगा ये बेवकूफ़ आदमी अफसर बन के गुल्ली डंडा खेलने आया है, तो कहा चलिए साहब। तो जिस समय बचपन में गया का तो जलवा था, मैंने गुल्ली तो आसमान से बातें करती थी, आज इसकी गया का समझ रहा है कि ये अब हायरार्की भी बन गई, अब मित्रता नहीं रही, अब वो खेल रहा है, ऐसे फेंक दे रहा है, तो मरे हुए हाथ से। तो किसी तरीके से 2-4 बार बेईमानी भी कर लिया कि मैं नहीं गुल्ली वहाँ गई, तो उसका हाँ साहब गई होगी, हम देखे नहीं। लेकिन अगले दिन कहा कि एक दंगल हो रहा है, मैच है उसमें आओ। हाँ। तो उस दिन जो पता लगा, यानी बहुजन समाज अपने तो बड़ा खिलाड़ी दिखाई दिया, हाँ, तब उसको समझ में आया कि वो कल हमको लुगधा रहा था, कल हमको जो है वो बहला रहा था कि हाँ बाबू आप भी खेल रहे हैं, आप ठीक है कह रहे हैं, तो हम मैंने ये जो है ये है वास्तव। और बात है जी, आपका ध्यान में खींचता हूँ, उसका जो अंत है उस कहानी का, जो हमको याद रह गया है अंत, वो इसलिए याद, ये उससे पूछते हैं अफसर महोदय कि जब तुम इतना अच्छा खेल सकते हो अभी भी, तो तुम कल या जब भी हमारे साथ खेले तो क्यों नहीं वैसा खेले। जानते हैं क्या जवाब देता है? जवाब है असली चीज, हम आपसे कैसे जीत सकते थे। क्या बात है, क्या बात है, मार दिया बिल्कुल जो है। हम हारे हुई दुनिया, क्या बात है वो, हम हारी हुई दुनिया का आदमी आपसे कैसे जीत, आप जीती हुई दुनिया से आ रहे हैं, हारी हुई दुनिया, हम आपसे कैसे जीत सकते थे। तो इसका मतलब है कि बहुजन समाज के ऊपर जो शासन करने वाले लोग हैं वो जीती हुई दुनिया के लोग हैं, बहुजन समाज को कभी नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, ऐसा लगता है। हाँ नहीं,
ये कहना मुश्किल है। यानी हो सकता है उसमें 10% लोग मोटे तौर पे ऐसे हों जो जिद कर जाएं कि हम नहीं समझते, हम नहीं समझते हैं, हम नहीं मानते हैं, हमारे आइडिया पुराने वाले आइडिया है। 90% मान जाए। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। वो अंग्रेजी में पढ़ा है हमने, लेकिन उसका मतलब के साथ में हम आपको बताते हैं, क्योंकि अंग्रेजी में उसका एक पकड़ है। माओ त्से-तुंग पार्टी वर्कर्स से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। माओ त्से-तुंग बड़े नेता हैं, उनको आप मार्क्सवाद मानिए ना मानिए, बड़े नेता मानने पड़ेगा, उनके साथ दुनिया चली है। तो आप वो पार्टी वर्कर्स से क्या कह रहे हैं कि समझाओ लोगों को। तो यू विल मीट डाई हार्ड्स, जो जल्दी नहीं समझते हैं। बड़े डाई हार्ड मतलब जो अपनी चीज़ को पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तुमको ऐसे लोग मिलेंगे, बट यू कैन एक्सप्लेन टू देम आल्सो, उनको भी तुम समझा लोगे। यू विल मीट फर्दर डाई हार्ड्स, और डाई हार्ड मिलेंगे, उनको भी अगर तुम बहुत देर कोशिश करोगे तो समझा ले जाओगे। देन यू विल मीट दोज डाई हार्ड्स हु रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड, उनको भी कह रहे हैं कि लेकिन अगर तुम कोशिश नहीं छोड़ोगे तो वो भी समझ जाएंगे। जाएंगे कहाँ, समझेंगे नहीं। तो ये दुनिया तो अब तुम्हारी है, समझेंगे कैसे नहीं, तो समझेंगे तो सब। लेकिन हमारे हाथ में त्रिशूल नहीं, हमारे हाथ में बंदूक नहीं रहेगी, बंदूक के दबाव में वो नहीं समझेगा। हमारा मॉरल प्रेशर रहेगा। वो देख रहा होगा कि उसकी आंखों के सामने जैसी दुनिया कभी नहीं बनी थी वैसी नई दुनिया बनना शुरू हो गया है, तो उसको लगेगा कि हमको अब मान जाना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। अंत में जाकर के लोग मान जाएंगे। ऐसा मतलब कुछ इस टाइप की बात कह रहे हैं। काफ़ी लेट है ये बात, हमको लगता है 60 के बाद की है। जो जैसे ये है कि संस्थागत कृषि, जो कृषि का विकास करने की कोशिश की गई, सामूहिक फार्मिंग का एक बड़ा रूस में जो चल रहा था, वो मॉडल भारत में एक समय आया और माना जाता था कि सारे लोग जो है खेती सामूहिक रूप से करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और तमाम सारी चीज़ें। और वो समय था जब हमारे यहाँ अनाज की किल्लतें भी हुआ करती थी, आबादी हालांकि उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन जब अनाज को भूख के इक्विवेलेंट जो है या उसे बेहतर बनाने की कोशिश की गई, उपज को बेहतर बनाने, तो मुनाफे का बक्सा लेके आया गया। ऐसा नहीं था कि जो खेती चल रही है उसमें बेहतर से बेहतर चीज़ें मिलें या उनके कल्याण के लिए खेती हो रही है, ऐसा नहीं। ऐसा लगता है आपको कि कल्याण के लिए खेती आई? जैसे मान लीजिए बाद में स्वामीनाथन आयोग आया। आमतौर पर स्वामीनाथन आयोग को अब याद किया जाता है एमएसपी के संदर्भ में, जबकि मुझे लगता है कि स्वामीनाथन आयोग की सारी सिफारिशें कृषि में पूंजी की पकड़ को अधिकतम मजबूत करने की सिफारिशें। एकदम ठीक है। तो क्या आपको अभी भी स्वामीनाथन आयोग में एक हिस्सा केवल इनको सूट करता है, और वो स्वामीनाथन आयोग लागू हो जाएगा तो ये उसके तमाम हिस्सों के खिलाफ खड़े होने को मजबूर हो जाएंगे किसान। ऐसा मुझे लगता है कि ये नहीं, आप एक फर्क कर लीजिए तो सब बात साफ हो जाएगी। जो हम लोगों ने सतत किया, हम लोगों ने जो लोग कृषि की बात करते थे लेकिन किसान की बात नहीं करते थे, उनसे नहीं बात की। किसान की बात अगर आप करते हैं तो हम आपसे बात करने को तैयार हैं, तब कृषि की भी बात हो जाएगी। लेकिन पहले आपको किसान की बात करनी पड़ेगी, तब कृषि। पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल साइंस किसान की बात नहीं करता है, कृषि की बात करता है। उसके जरिए किसान को कुछ मिलेगा, ये किसने कभी कहा हो? किसी ने कभी कहा ही नहीं। ये कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एग्रीकल्चरल साइंस ये मॉडर्न साइंस का एक हिस्सा है, और मॉडर्न साइंस जिन क्लासेस को प्रमोट कर रहा है उन क्लासेस को प्रमोट करेगा। आपके अंदर से 5% लोग, किसानों में से 5-7% लोग प्रमोट हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। हमारे मित्र हैं एक गोरखपुर के, वो कहते हैं फलाना आदमी क्या केले की खेती करता है, कितने 5 एकड़ में केला लगाया और कितना कमाया, हम भी केले की खेती करेंगे। हमने कहा गलती से भी ना करना, क्योंकि उसकी केले की खेती क्यों सफल हुई है उसके पीछे अनेक कारण हैं।
जो सब तुम्हारे यहाँ सेटिस्फाई नहीं होंगे, तुम बहुत एकदम खाली हाथ नुकसान भरोगे, 5 एकड़ तुम्हारा बेकार जाएगा। ये जो रिक्शा वाले की बेटी IAS हो गई वाला जो है ना, हाँ हाँ, यही तर्क है सब जगह, हाँ और कोई तर्क नहीं। एक चमकते हुए सितारे को दिखा दीजिए, सारे अंधेरे के तो बाकी खिलाफ लोग खड़े कर पीछे पीछे चले उसके और आपको सलाम करते रहे। और सलाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको सलाम जरूर करें। राणा प्रताप की अकबर से समस्या इतनी ही है, अकबर चाहता है उन्हें सलाम करे, रेवेन्यू भी नहीं मांग रहा होगा, सलाम तो करें, रेवेन्यू वगैरह देखा जाएगा, इतनी समस्या है। अच्छा, जैसे आप तो कई किसान आंदोलनों को प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा, प्रायः किसान आंदोलन कोई अतिरिक्त डिमांड नहीं कर रहा है सिवाय इसके कि बिजली का दाम न बढ़े, उनके कर्ज पर जो है ब्याज न हो, और कर्ज जो है वो माने कर्ज माफ़ी का एक सवाल है, लगान ज़्यादा न हो, लगान की माफ़ी का सवाल है, भू बंदोबस्ती के और तमाम सारे जो तौर तरीके हैं जो उसके लिए थोड़ा अधिभार लगते हैं उसको छुड़ाने का, और साथ साथ अभी तो बिजली आती रहे ये भी आंदोलन चला। कोई ऐसी अतिरिक्त डिमांड नहीं, बस एक डिमांड MSP। वो ऐसा लगता है कि MSP को लेकर और खुले बाज़ार को लेकर जो अंतर्विरोध अभी तक हल नहीं हो पाए, तभी वो चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वास्तव में किसान इतना निर्भर है कि जो ये जितनी पीछे चीज़ें कही गई हैं कि उनका कर्जा जो है वो किया जाए, उनके गन्ने का सही समय पर मूल्य उनको मिल जाए, और उनके ऊपर लगान बहुत ज़्यादा ना हो, और बिजली का दाम न बढ़े, यही सब सवाल रहे हैं आज तक, या कुछ और? नहीं, सवाल तो दाम का रहा है सबसे बड़ा। ये सब सवाल उसके बाद आए हैं, पहला सवाल हमेशा दाम का रहा है। अच्छा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए प्राइस, मूल्य जो भी कहिए उसको आप, का दाम चाहिए। उन्होंने कभी कहा वैज्ञानिक साइंटिफिक प्राइसेस, कभी कहा जस्ट प्राइसेस, न्यायसंगत दाम चाहिए, कभी कहा लाभकारी मूल्य चाहिए। मतलब एक ही था कि अंतुगतवा आप किसी भी विधि से हमारा कैलकुलेट करेंगे, और हम लोग ने कई प्रोडक्ट्स के कैलकुलेशन 1980 के आसपास किए। कॉटन के लिए किया गया, राइस के लिए किया गया, धान के लिए किया गया, गेहूं के लिए किया गया, और हम ही लोग ने नहीं किया। हम लोग तो क्या कर पाते, लेकिन जो लोग जानकार थे उसके, उन लोगों ने किए, जैसे विजय जावंदिया टाइप के लोग हैं, इन लोगों ने, इनकी मदद से किया गया। कुछ और लोग थे कर्नाटक में, रेवतु संघ ने काफ़ी काम किया इस डायरेक्शन में। मोटा हिसाब ये निकलता था कि 1 क्विंटल पे जब सरकार 1000 रुपया दे रही हो तो एक्चुअली 2000 रुपया बनता है। मोटा, बहुत मोटा हिसाब बता रहे हैं। और थोड़ा सा हिसाब आप करेंगे कि कितने मिलियन टन सरकार, कितने मिलियन टन पैदा होता है और कितना सरकार के इसमें आता है वगैरह, इसका थोड़ा हिसाब करेंगे तो आप पाएंगे कि लाखों करोड़ रुपया एग्रीकल्चर सेक्टर से ट्रांसफ़र होकर के बाजार के मार्फत और सरकारी खरीद दोनों के मार्फत इंडस्ट्रियल सेक्टर और जो भी है मैनेजमेंट जो भी है उनके पास चला जाता है। लाखों करोड़। जी जी। देखिए, जो सबसे बड़ी, ये क्या कर जानते हैं WTO का ऑब्जेक्शन क्या है? WTO ये कह रहा है MSP ना देने के लिए, WTO ये कह रहा है कि अगर आप दाम ज़्यादा देंगे, MSP मतलब दाम ज़्यादा मिलेगा जी, अगर आप दाम ज़्यादा देंगे तो ये ट्रेड डिस्टॉर्टिंग होगा, यानी ये बाजार को अव्यवस्थित करेगा, बाजार को ये करेगा, क्या डिस्टॉर्ट करना, यानी उसको बिगाड़ देगा बाजार को, डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा बाजार, मजे डिस्टर्ब होगा, डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा बाजार। तो उनको वो नहीं चाहिए। आपको देना हो तो उनको डायरेक्ट सब्सिडी दे दीजिए। हर किसान को हर एकड़ के ऊपर में आपको 5000 रुपया देना है तो दे दीजिए, डायरेक्ट सब्सिडी होगी। लेकिन उनके प्रोडक्ट को दाम, देखिए व्यवस्था बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी किसी से बैठ के बात कीजिएगा समझ में आएगा कि उतना ही रुपया सर वो कह रहे हैं कि दे दो चलेगा, लेकिन दाम के रूप में मत दो।
इसका क्या मतलब निकलता है? ये WTO का है और ये किसानों को इस बात की अनुभूति है कि इस बार दिल्ली के अराउंड जो लड़ाई लड़ी गई उसमें WTO को झुकना पड़ा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब किताब को ढीला करना पड़ा है। वो केवल हिंदुस्तान की सरकार से लड़ाई नहीं थी। ये चीज़ें सब वहाँ समझ रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। देखिए, मुख्य लड़ाई किसान आंदोलन फ्रॉम डे वन, वो प्याज का हो, कपास का हो, इसका हो और जगह गन्ने का हो, किसी के भी दाम की लड़ाई से शुरू हुआ है और दाम चाहिए पूरा। ये लड़ाई नंबर 1 है। आपको एक बढ़िया उदाहरण देते हैं इसमें। हम लोग के साथ एक बालाजी करके लड़का मजदूर किसान नीति में काम करता था, बीटेक का लड़का था, हम लोग से काफ़ी 10 साल जूनियर हो गए। तो वो चूँकि तमिल जानता था, तमिलनाडु से आया था, होशियार टाइप का था। तो नारायण स्वामी नायडू उस वक्त बड़े किसान नेता, व्यवसायिकल संगम उसका नाम था, जो तमिलनाडु का किसान संगठन था, जब्बर किसान संगठन था। यानी पुलिस का सारा इंतजाम रहता था और कहीं कोई नहीं दिखाई देता था और हरी शाल लेकर के लोग 1 लाख की तादाद में 15 मिनट में मरीना बीच पे उपस्थित हो जाते थे। इतना ऑर्गेनाइजेशन था। हम लोग ने इसे भेजा कि उनको कुछ इंटरव्यू करके लाओ, सवाल कुछ बना के दिए गए। तो उनको ये भी, तब तक शरद जोशी आ चुके थे मैदान में और प्राइस की लड़ाई बड़ी इलेक्ट्रीफाई कर रही थी, सब जगह प्राइस की लड़ाई बन। नारायण स्वामी नायडू ने क्या जवाब दिया जब उससे ये पूछा बालाजी ने उनसे कि ये दाम की लड़ाई के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो बिजली की लड़ाई लड़ चुके थे, वो ये इसकी कर्ज की लड़ाई, सब तरह की दाम की लड़ाई नहीं लड़े थे। जानते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया है? या तो उनको पता होगा, वो जो कुछ भी बैकग्राउंड हो, उन्होंने जवाब दिया कि ये बहुत पढ़े लिखे आदमी की सोच है। अच्छा, अरे मतलब निकालिए, ये मत कहिए कि जानकार नहीं। थोड़ा उनको पता भी होगा कि ये शरद जोशी की मांग है और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और फॉरेन सर्विस से आए हैं वगैरह, ये सब पता होगा। इसके अलावा भी कि एग्रीकल्चर को प्राइसेस और कॉस्ट के एक ऐसे स्ट्रक्चर में बांध के देखना, एक उसकी पूरी ये उसका एक नेटवर्क पूरा बनाना और फिर देखना कि किस तरह से प्राइस इम्प्रूवमेंट से हर चीज़ इम्प्रूव हो रही है जी। ये जब आप वो नेटवर्क बना के देखेंगे तब दिखाई देगा। या मोटी बुद्धि से भी दिखाई देता है कि जब पैसा ज़्यादा आएगा तो किसान आंदोलन ने ये कहा कि हमको प्राइस दे दीजिए, हमारे यहाँ कॉलेज खोलने मत आइए, हम कॉलेज अपना खोल लेंगे, जो हमारे दवाखाना बना लेंगे, हमको बस प्राइस दे दीजिए। और प्राइस तो बहुत कम मिलता था। अरे मतलब आज भी ये क्या, इस आयोग से क्या, अगर बाजार में जो भी 1 बीघे का दाम 1 करोड़ या जो कुछ भी आपके इलाके में चल रहा है, उसके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना जरूरी है सालाना। जब प्राइस का कैलकुलेशन होगा तो कॉस्ट में उसके इंटरेस्ट को जोड़ना जब आप शुरू कर देंगे हैं, और तमाम काम जो घर वाली महिलाएं और बच्चे करते हैं उसको सबको जब जोड़ना, उसका एक वैल्यूएशन करके पैसे में कर लेते हैं, उसको जोड़ना शुरू कर देंगे तो 2000 कितना है धान का दाम आजकल? इस समय तो शायद 1800 या 2200 की, 4000 के नीचे नहीं आएगा। नहीं। अगर ये सब जोड़ेंगे तो 2000 से स्वामीनाथन आयोग से भी 30-3500 के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप अपना जोड़ करेंगे हर चीज़ का हिसाब लगा करके तो 4000 दुगने से नीचे कभी नहीं आता। ये हम लोग की अंडरस्टैंडिंग है। आधा वो ले जाते हैं। देखिए, आधे का बड़ा गणित है। जब सबसे पहले बटाईदारों के बारे में हम लोगों ने सुना या जाना और उसमें देखा तो पता लगा कि जिसकी ज़मीन है और जो इनपुट देगा वो आधा ले लेगा, आधा जो करेगा उसका होगा। मोटा डिवीजन था, मतलब लेबर का आधा और कैपिटल का आधा। सरकार आपको केवल एक लेबरर के रूप में देखती है, किसान को। सरकार कहती है आधा हमारा और आधा तुम्हारा, सबय भूमि गोपाल की, तुम्हारे नाम से है भी नहीं
आप अगर डिटेल में जाएंगे तो वो सब टेनेंट्स मालूम पड़ जाएंगे। ये ज़मीन किसी के नाम से नहीं होगी, ये ज़मीन अंततोगत्वा इंडियन स्टेट की साबित हो जाएगी। हालांकि ये करना अब मुश्किल है इतिहास की वजह से, लेकिन तो वो कहेंगे आधा तुम्हारा और आधा हमारा, उत्पादन करते रहो, आधा तुमको हम दे देंगे। दे वो रहा है आधा इनको, हाँ, और कह रहे लेकिन हम कहेंगे ये कि हम तुमको आधा छोड़ देंगे और आधा हम अपना ले लेंगे। असलियत यही है, किसान के टर्म्स पे जब तक दुनिया नहीं बनेगी तब तक एक साफ सुथरी दुनिया नहीं बनेगी। वो आप समाजवाद के नाम पे बना लीजिए, आप स्वराज के नाम पे बना लीजिए, आप प्लूरीनेशनल स्टेट बना लीजिए, आप सिविलाइजेशनल स्टेट बना लीजिए, अगर किसान की प्रमुख भूमिका उसमें नहीं है तो वो बनने वाली नहीं है। 2018 के आसपास का आंकड़ा है कि सरकार का किसानों के ऊपर 14 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। ठीक है। और दूसरी चीज कि सरकार के ऊपर किसानों का 22 लाख रुपए का करोड़ का कर्ज है, 22 लाख करोड़ का कर्ज है। सरकार उनको वापस नहीं दे रही है और उनसे वसूलना चाहती है। ठीक ही कह रहे हैं, वही है, वही रियलिटी है, सही बात है। ये जो है आंकड़ा ऐसे कि हम आपसे वसूल लेंगे और आपको अपना देंगे, आपका नहीं देंगे, फिर आपका वसूल के आपको दे देंगे, कहेंगे इतना कट गया है, जबकि उनका ज्यादा है, किसानों का ज्यादा है, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। वो तो उनके कैलकुलेशन है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, ये तो उनके प्रोफेसर्स जिनको वो देते हैं 2.5 लाख तनख्वाह हर महीने की, उनका ना कैलकुलेशन है जी। अगर वो ठीक से कैलकुलेट कर देंगे तो वो 2.5 लाख की तनख्वाह उनको निकाल लिया जाएगा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल। आप क्या समझ रहे हैं, सारी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। अगर वो ये कैलकुलेशन बंद कर दे, ये दिखाना किस तरह से है, उसी में से कोई निकल जाता है जो एक कहता है कि हमको किसी कॉन्फ्रेंस में नहीं आना है, ना हमें इंग्लैंड जाना है, ना अमेरिका जाना है, ना दिल्ली जाना है, हमको जो समझ में आ रहा है हम बता दे रहे हैं, आपको वो मिल जाता है। कभी कभी पता लग जाता है और ज़्यादातर समय कुछ ठीक से पता नहीं लगता है, आपको अपना हिसाब करके देखना पड़ता है। दुनिया तो देखिए, जो मूल समझ है वो तो वही है कि ये जो उत्पादन करने वाले लोग हैं और उससे जुड़े तमाम लोग जो हैं, कारीगर हों, मजदूर हों, किसान हों, तरह तरह के लोग और हैं जो इसके हिस्से हैं, इनका हिस्सा लूट करके दुनिया चल रही है। जो कुछ है वो इन्हीं का है। कोई अपना, अब आप राजा को गाली दे लीजिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर को गाली दे लीजिए, उससे कुछ होता हुआ तो नहीं है। एक रूलिंग क्लास है जो सब ले जा रहा है और आराम से रह रहा है, अलग किस्म का कल्चरल स्टाइल है। अपने लिए 2.5 लाख की तनख्वाह तय करता है और आपके लिए 10,000 भी मुनासिब नहीं समझता है। हमने पूछा था आज से कुछ पहले, अब वो डबल हो गया मान लीजिए इतने साल में, बहुत पहले 30 साल पहले एक किसान थे 10 बीघे के। हमने कहा 10 बीघा? बोले हाँ। अब ताम बोले कि 4-5 गांव में 10 बीघे किसान कोई नहीं है। ये चंदौली बता रहा हूँ जी, जो हमारे कम्युनिस्ट फ्रेंड घूम घूम के बताते रहते हैं कि 150 बीघा के लोग, उसी ज़मीन के बारे में बता रहा हूँ मैं। बड़े ताउस बोले ठाकुर साहब थे कि 10 बीघा हो और केहू के पास ना हो। हमने पूछा कितना आय हो जाती हुई आपका, आमद कितना हो? कह 1.5 लाख रुपया साल का। बताइए। मतलब शहर में जो सोने का कारीगर जो है, स्वर्ण का जो काम वो जितना कमा ले रहा है उतना ही कमा पा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं, उतना भी शायद नहीं। बाकी विश्वकर्मा लोहे का काम करने वाला है, लकड़ी का काम करना है, उससे कम कमा रहे हैं। मतलब उतना ही कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं कमा, उससे कम कमा रहे हैं। और मेहनत बहुत 10,000 रुपया भी महीना नहीं कमा रहे हैं, दुनिया भर की मेहनत कर रहे हैं। और वो भी तो उनको पुरानी आदत है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी मेहनत में जितना पैसा हमको मिल जाता उससे कम पैसा टोटल आ रहा है, वो उसको कैश देख रहे हैं कि कैश आ रही, जो मेहनत गई वो सेती में, जिसको कहते हैं यहाँ, आप सेती की भाषा से परिचित हैं। हाँ, ये सारे जो अंतर्विरोध आपको दिख रहे हैं आप लंबे समय से, कानपुर में जब आप थे तो ये अंतर्विरोध स्पष्ट होने लगे? हाँ, बिल्कुल होने लगे थे। हाँ, तभी मुझे लगता है लोक विद्या का विचार भी तभी आया होगा। धीरे धीरे आया है। लोक विद्या का विचार आने में बहुत टाइम लगा है, लेकिन तब से शुरू हो गया है
काफ़ी पहले से जानते हैं। हम लोग करीब 86-87 में, इसका तर्क बड़ा सिंपल है। अगर किसान अपना खुद का नेता है, सारे लीडर्स किसानों के अंदर के थे, कुछ पढ़े लिखे थे, कुछ कम पढ़े लिखे थे, उससे संबंध नहीं था। किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो किसान था। जबकि पूरे मजदूर आंदोलन का नेतृत्व पेटी बुर्जुआसी के हाथ में रहा है जी। वो चाहे डी क्लास हो गया हो, लेकिन आया वो पेटी बुर्जुआ क्लासेस से। यहाँ क्या था? यहाँ ज़्यादातर किसान आंदोलन के नेता किसान थे। ये मांगेराम मलिक, मांगेराम मलिक का नाम सुना है? वो मनीराम बांगड़ी हुआ करते थे, एक मथुरा वाले जी। ये मांगेराम मलिक उनके चेले होते थे एक समय, समाजवादी इसके बहुत समय पहले। कभी बाद में किसान आंदोलन हरियाणा में खड़ा करने का काम मांगेराम मलिक हैं, समर सिंह समर हैं, थोड़ा पढ़े लिखे थे, हिंदी में एमए किए थे, तो बड़ी बढ़िया हिंदी और उदाहरण ले लेके तरह तरह की बड़ा बढ़िया बोलते थे। हमने यहाँ सेमिनार किया 1984 में। अच्छा। क्लॉड को बुलाया था, क्लॉड अल्वारेस को, थोड़ा परिचय था, बनवारी वगैरह आए थे। अच्छा। जनसत्ता वाले। क्लॉड ने बाद में लिखा कि इन किसान नेताओं को बोलता देख करके, किसी भी अंग्रेजी में लिखा है, किसी भी इंटेलेक्चुअल को, प्रोफेसर लोगों को ये आ जाएगी, हिम्मत नहीं पड़ेगी उनके सामने बात करने की। इतने जानकार की तरह अपनी बात करते हैं और इतने कॉन्फिडेंस से करते हैं कि इनको शर्म आ जाएगी उसके सामने, ये कहते हुए कि हम भी जानकार हैं। ये लिखा, ये सही है। लेकिन अगर किसान नेता, किसान आंदोलन का नेता किसान है, तो उसका वर्ल्ड व्यू क्या है? भाई नेता तो वही होगा जिसका वर्ल्ड व्यू होगा, लॉन्ग टर्म नेता। जी, जी। एक स्ट्रगल का नेता होना अलग बात है, लेकिन एक मूवमेंट का नेता होना जो चले 8 साल 10 साल से दंदनाता हुआ जो मूवमेंट चल रहा है, बार बार सरकार को झुका रहा है, उस मूवमेंट के नेतृत्व का तो कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेम होना जरूरी है जी। वो थोड़ा उस आइडियोलॉजिकल फ्रेम के बारे में सेल्फ परिचित होंगे, थोड़ा नहीं होंगे, ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा परिचित जरूर होंगे। और उनका एक आइडियोलॉजिकल फ्रेम, इस आइडियोलॉजिकल फ्रेम की खोज हम लोग को लोक विद्या तक ले गई। अच्छा। कि उनका अपना ज्ञान जो है वह लोक विद्या है। हम लोग ने सबसे पहले, जानते हैं किस टर्म का इस्तेमाल किया? हम लोग ने सबसे पहले कहा किसान विज्ञान। अच्छा। फिर ये हुआ कि ये केवल किसान नहीं है, कारीगर भी हैं, फलाने भी हैं। अच्छा, इसमें जो आइडिया देखिए कितनी जगह से आइडिया आता है तो पक्का होता है आदमी। रोजा का जो राइटिंग है, रोजा लग्जमबर्ग का, ऑन नॉन कैपिटलिस्ट सोशल फॉर्मेशंस से ट्रेड के मार्फत जब तक वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं होती है कैपिटलिस्ट सोशल फॉर्मेशन में, तब तक कैपिटलिज्म एक्सपैंड नहीं करता है। वर्कर सरप्लस से वो केवल रिप्रोड्यूस होने की परिस्थिति, ये रोजा का थीसिस है जी। टर्म्स ऑफ ट्रेड की जो बात है, तो टर्म्स ऑफ ट्रेड केवल किसानों के लिए ही तो खराब नहीं थे। एक्चुअली टर्म्स ऑफ ट्रेड के टर्म्स में आप मजदूरों को भी बात करें, अपना लेबर बेच रहा है ना, सस्ता बेच रहा है जी। जिस काम का उसको 50,000 रुपया मिलना चाहिए, उसको 10,000 रुपया दे रहे हैं। 40,000 आप खा जा रहे हैं ना, 40,000 उसका वैल्यूएशन ये बनता है। वैल्यूएशन के लिए आपके लोग नहीं आएंगे, हमारे आदमी वैल्यू करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, आपके आदमी तो आपके मन लायक करेंगे। तो ये जो आप ये इतना गैप बता रहे हैं, यही तो लिविंग वेज का सवाल है ना। लिविंग वेज देंगे तो वो रहेगा, लेकिन लिविंग वेज देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे ये समझ लीजिए। जिसको लिविंग वेज मिलेगा वो अपने विचार पे कॉन्फिडेंस रख करके बाजार में बात करेगा। जिस दिन ये लोग विश्वास के साथ बात करने लग जाए, आत्मविश्वास के साथ, उस दिन तो आपकी सत्ता। गांधी क्लाइंबिंग द स्टेयर्स ऑफ द वाइस रीगल पैलेस टू टॉक टू द वाइसरॉय ऑन इक्वल टर्म्स, ये लोग जिस दिन आपसे इक्वल टर्म्स पे बात करने लग जाएंगे, आपका राज खत्म। उस दिन आप उनके घर से उठाने की हैसियत ही नहीं रखेंगे। आप घर से उठाने जाएंगे तो कहाँ ले जा रहे हैं, ले जाने पहले तनी
लकड़ी वहाँ रखी हुई है, वो कुल्हाड़ी पड़ी हुई है, उतना हमारा लकड़ी चीर के तब जाइए, सवेरे पानी गर्म करना है हमको नहाने के लिए। वो ये कहेगा आपसे जब आप उठाने के लिए जाएंगे। जब एसडीएम जाएगा उनके घर, तब वो एसडीएम से कहेंगे वो लकड़ी पड़ी हुई है, वो चीर के जाना। हाँ, और कोई आएगा और कुछ देर बैठेगा, कहेगा अच्छा आपके पास कुछ समय है लगता है, कहीं पानी खींच दीजिए, हमारा फलाने कुएं से पानी खींचिए, बड़ा ताज़ा और बड़ा मीठा पानी होता है, 2 बाल्टी पानी देते जाइए, हमारी श्रीमती जी को बड़ा अच्छा लगता है वो पानी। वो ये कहेगा जिस दिन वो ये कहने लायक हो जाएगा, और जब उसको लिविंग वेज मिलना शुरू हो जाएगा तो वो ये कहने लायक हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में उसका ज्ञान की दुनिया आपसे बड़ी है। देखिए, एब्सोल्यूट टर्म्स पे, बिना पक्षपात के, बिना उसकी ज़्यादा सुने, बिना आपकी ज़्यादा सुने, बिना इतिहास, आज की तारीख में किसका पास किसकी ज्ञान की दुनिया बड़ी है, तो किसानों और कारीगरों की, आदिवासियों की, महिलाओं की ज्ञान की दुनिया, ये जो नौकरी पेशा लोग हैं इनसे बहुत बड़ी है भाई, कोई तुलना ही नहीं। इतना ज़्यादा फर्क है कि लड़ाई तो ये तब तक रहेगी जब तक जीत नहीं ले जाएगी, ये बात समझिए। चित्रा जी ने पूर्वांचल के अनेक जिलों के लोक विद्या कलाकारों को और आर्टिजन को संगठित करने का काम किया, महिलाओं ज़्यादा और भी। चित्रा जी आपकी ज़िंदगी में कानपुर में ही परिचित हुई, वो लेकिन कानपुर में नहीं थी, दिल्ली में थी। दिल्ली तो कैसे आप लोगों की जान पहचान हुई, कैसे जो है जान पहचान ज़्यादा नहीं हुई जी? उनकी बड़ी बहन हम लोगों के साथ थी, मजदूर किसानी थी। अच्छा, मजदूर किसानी थी तो बाद में शुरू हुआ। उसके पहले से जो स्टूडेंट ग्रुप था, उनकी बहन जी थी और 2-3 लड़कियां थी जो पीएचडी वगैरह कर रही। ये सब सीनियर पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, सबको 2-2, 3-3 साल पीएचडी में हो चुका था और अपने कमांड में थे। मतलब ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे जो लेफ्ट वाले जैसे होते हैं कि जिनसे उनके सुपरवाइज़र ज़्यादा सवाल पूछने से डरते थे। हाँ, कहीं उल्टा जवाब न दे दे कोई कि अपना काम करिए, हमसे क्या पूछेंगे, हम कर लेंगे अपना जो करना है। तो ऐसे स्टूडेंट हमेशा होते हैं, वही काम के होते हैं। तो बहरहाल, तो ये उनकी बड़ी बहन है, उनसे काफ़ी बड़ी है, 2-3 साल बड़ी होंगी, हमसे भी बड़ी है 1-8 साल। वो वहाँ पीएचडी कर रही थी फिजिक्स में, सुनंदा जी। तो उनके यहाँ ये आई थी 1-2 बार, ज़्यादा नहीं आती होंगी, बीच में आती होंगी, क्योंकि ये 75 या 76 में दिल्ली आई है, हमको लगता है 76 में जी। उसके बाद 2-1 बार यहाँ आई होंगी, इनसे बगल में है कानपुर। तो जानते तो थे। फिर वो बैठती थी मीटिंग्स में, लगभग रोज मीटिंग हुआ, सब लोग एक ही हॉस्टल में, 2 हॉस्टल था अगल बगल, 5 और 4 उसी में रहते थे। तो जिस कमरे में हम एक डबल रूम में रहते थे, वही ऑफिस था। उसमें स्टेंसिल कटा हुआ, चारों ओर लिखा हुआ था बेकारी का काम दो या बेकारी का दाम दो। अच्छा है, वो स्टेंसिल बना हुआ था, उसको रगड़ करके गेरू से चारों ओर कमरे में लिखा हुआ था। हमसे कहते थे चीफ वार्डन जो थे, कहे आप तो मजदूर किसानी थी चलाने के लिए कमरे में रहते हैं, आपको तो हॉस्टल से कुछ लेना देना नहीं। हमने कहा ठीक है, हम कुछ आपका गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। खैर, तो उसी कमरे में मीटिंग होती थी, सब उसी में बैठते, तो रोज बैठते थे। तो बहरहाल ये भी आती थी, तो पहचान हो गई। तो पहचान ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन अब मतलब ये है कि हमारी भी उम्र 28 साल हो रही थी, तो शादी करना था। उनमें से तो हम थे नहीं कि शादी नहीं करना, थे किसी टाइम जब कम समझते थे, लेकिन बाद में हाँ 20-22 के होने के बाद में वो सब विचार त्याग लिया गया था। तो शादी तो होनी चाहिए, तो करेंगे। और फिर थोड़ा राउंड व्यू भी था, खैर वो छोड़िए। तो किस्सा कहिए, किस्सा कहने में दिक्कत नहीं, नहीं कोई किस्सा नहीं है। हम तो नहीं, हमारी आदत है उसको थियराइज करते रहने की, उससे आपका किस्सा गड़बड़ हो जाता है। हाँ, वो स्वभाव का हिस्सा हो गया। तो खैर छोड़िए उसको। तो वो आती थी, मीटिंग में भी बैठती थी, तो पहचान थी, मतलब उतनी ही पहचान थी। तो हमको भी मतलब ये था ही विचार, हमने कुछ दोस्तों से कहा कि यार अब 28 साल के हो गए, अब शादी वादी कर लेना चाहिए। 1-2 मैरिड दोस्त थे, उनसे कहा कि तुम तो पहले शादी हो चुकी है, हम भी करने सोच रहे हैं। मैंने आपने खुद सीधे अप्रोच नहीं किया? नहीं, सुनिए अभी बता रहे हैं, वो अलग ढंग से हुआ है। अच्छा। जो क्या हुआ वो बताऊंगा मैं आपको। तो ये हुआ, तो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, उनसे हमने कहा, वो बाहर चले गए, बाहर ही रह गए।
जो हमारे साथ मिल के वो ज़्यादातर स्टूडेंट ग्रुप चलाने का काम हम ही करते थे, और वो थे एक साथ में थे, लीडर टाइप के थे, बड़े बिहारी थे, तेज तर्रार भूमियार रहा है। तो हमने उससे कहा कि क्यों ना चित्रा जी से पूछा जाए। है तो बोला बात ठीक है, लेकिन वो साला इतना वाहियात था कि उसने हमसे बिना पूछे हुए, बिना हमसे बात किए, हम लोग का एक दोस्त विजय राघवन करके जी, वो उस वक्त दिल्ली में रहता था, आईआईटी में नहीं था लेकिन आता जाता रहता था, चित्रा से पहचान थी उसकी, वो जूनियर था हम लोगों से 4-5 साल जी। तो बातचीत होती रहती थी। वो पहले वहीं था कानपुर में, तो दिल्ली में उसके पिता, वो कानपुर में था कि दिल्ली में था, बहरहाल वो दिल्ली में था तब उसने, और वो दोस्त कौन है पता है? के विजय राघवन, जो प्राइम मिनिस्टर के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर हुआ। अच्छा। विजय राघवन अभी जो एक सूद है उसके पहले वही था 4-5 साल तक। अच्छा है तो लोग बाग आईटी वाले अपने रास्ता बना लेते हैं कहीं ये करके, तो उसने आगे काफ़ी रास्ता बनाया। बहरहाल तो उसने पूछ लिया इनसे। अच्छा। तो कुछ लोग नाराज हो गए, हाँ जाहिर सी बात कि महिला मित्र जो और थी ज़्यादा नाराज हो गए, आपको पूछना चाहिए था किसी और के मार्फत। हमने कहा हमें पता ही नहीं था, उसने पूछ दिया। ये तो इनका कमाल है कि इन्होंने उससे कहा और उनका दिमाग है कि उन्होंने पूछ भी दिया। हाँ, वो तो खैर कम उम्र था, लेकिन ये तो हमसे 2 साल बड़े थे, शादीशुदा थे 4 साल से, तो कम से कम इनको तो समझता था कि वो हमको ये मौका दे। लेकिन वो अलग टाइप के थे, इसमें मौके क्या बात है, शादी करना है तो फिर कोई पूछे, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये अपने लेफ्ट वाले इस टाइप के बहुत होते हैं। हाँ हाँ जी। हाँ, इससे क्या करना है, तुमको कौन पूछ रहा है, अरे भाई शादी होने से मतलब है। तो इसी टाइप के वो भी थे। बहरहाल तो इस तरह से तो फिर कुछ तय हो गया, और क्या। अच्छा। तो फिर शादी हो गई, 2 साल लगा। अच्छा। 78 में हमको लगता है 78 में उन्होंने किसी टाइम में 78 में हामी भर दिया, 78 या 79 में, हमें याद नहीं है। तो बाद का काम तो आप ही नहीं किया होगा। कौन सा बात का काम? बात का काम मतलब जैसे उन्होंने प्रस्ताव कर दिया और उन्होंने नाराजी जाहिर कर दी। किसने प्रस्ताव किया? नहीं, प्रस्ताव विजय राघवन ने किया। विजय राघवन ने प्रस्ताव किया और चित्रा जी की पार्टी नाराज हो गई कि ये बताइए महिला मित्रों के संदर्भ में इसी बात जिसको करना है वो नहीं कर रहा। ऐसा तो हुआ। बाद में तो आपने टैकल किया होगा ना? क्या टैकल करना था? तो उसके बाद नहीं, प्रस्ताव तो जा चुका था, उसके बाद तो उसको रिपीट थोड़ा करना था। तो फिर वो आई थी एक बार कानपुर अलग से मिलने, बात करने, या जैसे भी समझिए। तो उनकी बहन जी थी सुनंदा। दोस्ती थी क्योंकि हम लोग एक ही ग्रुप में काम करते थे, जैसा होता है लेफ्ट ग्रुप में ज़्यादातर। तो हमने कहा कि वो तो आके चली गई, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो हमसे क्या कहती है? वो कहती है कि जिसको हाँ ना कहना हो वो दिल्ली से यहाँ तक चल के आएगी 2 दिन के लिए। इतना आपको नहीं समझ में आता है? क्या बात है। तो हाथ कहा थोड़ा जाता है। आई आपसे बात किया, हो गया, आपको समझना चाहिए इस बात को। तो हमने कहा ठीक है, आपने बता दिया, समझ गए। ये सब सबके साथ होता है, अलग अलग ढंग से होता रहता है, लेकिन ये तो होता ही है। उस वक्त कुछ अंदाजा रहता है, कुछ नहीं रहता है। और बाद में उसको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए उसको, क्योंकि उसी उम्र के हिसाब से उसे देखना होता है। 20 साल बाद के हिसाब से देखेंगे तो आप अपने पिताजी के हिसाब से देखने लग जाएंगे। सही है। तो मैंने चित्रा जी ने अपनी पीएचडी पूरी की, आपने नहीं। उन्होंने नहीं की थी। अच्छा। तो हम लोग तो पॉलिटिकल थे ना, हम लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे। अरे भाई, जिस वक्त जिस चीज़ का मन हो वो करिए, बाकी चीज़ें होती रहेंगी। तो आपको शादी करना है तो आप शादी करिए, पीएचडी और शादी से क्या लेना देना। तो पीएचडी होती रहेगी, आप करिए पीएचडी उसके बाद में, लेकिन शादी करना है शादी कर लीजिए। तो शादी हो गई, 80 में हम लोग की शादी हो गई। फिर क्या हुआ? हमारी स्कॉलरशिप 79 में बंद हो गई थी। तो कुछ हम चलते थे दोस्त लोग, जिनको स्कॉलरशिप वगैरह जो मिलती थी 400-500 रुपया उस वक्त ठीक ठाक था, 500 रुपया जिसे मिलता था, वो लोग कुछ 30-40 रुपया अपना दे दिया, तो हमको भी 300 रुपया महीना दोस्त लोग देते थे। मतलब ये क्या था वो, नागरिक अधिकार मोर्चा जी। और बाद में मजदूर किसान नीति बनने के बाद
तो 300 रुपया महीना हमको भी देते थे, और कभी भी कैंटीन में जिसके साथ बैठते थे वही पैसा देता था, हमको देना नहीं होता था। ये एक अपना नेचुरल अंडरस्टैंडिंग था। इनकी स्कॉलरशिप चल रही थी, वो साल भर के अंदर वो भी बंद हो गई, उसका टाइम ख़त्म हो गया तो वो भी बंद हो गई। 4 साल चली होगी कुछ तो भी, 76 से 80 वगैरह, फिर वो भी बंद हो गई। तो अब ना हमको उसका कोई पैसा मिलता था, ना उनको कोई पैसा मिलता था। तो इस स्थिति में कुछ दिन रहे। कैसे, अब हमको देखिए डिटेल याद नहीं है कैसे कटा टाइम। फिर आप बनारस आ गए दोनों लोग? बनारस आ गए 82 में, 82 के अगस्त में बनारस आ गए। है ये नौकरी। इंटरेस्टिंग किस्सा है जी। एक बहुत सिगरेट पीते थे, SM जोशी चेयरमैन थे, बहुत ज़्यादा। अच्छा। एक दिन में 2 पैकेट पनामा, यानी 20-40 सिगरेट। चेन स्मोकर थे आप? ऑलमोस्ट। एक सिगरेट से दूसरा नहीं जलाते थे, माचिस खर्च कर लेते थे। लेकिन मतलब अब स्टूडेंट लाइफ के बारे में क्या जानिएगा। जो दूध मिलता था शुरू में नाश्ते में, कबन नाश्ता था, 400 लोग मेस में खाते थे, तो डबल रोटी दूध और जो कुछ मिलता था जो न्यूनतम था, फिर आप एडिशनल कुछ लेना हो ले लीजिए, अंडा वंडा, वो उसका हिस्सा नहीं था। तो दूध हम कैंटीन में दे देते थे, दूध पीते नहीं थे, कैंटीन में दे देते थे। उसके एवरेज में 1 पैकेट चारमीनार का ले लेते थे। क्या बात है। जो तबीयत देख रहे हैं ना, इसका रूट कहाँ है आप समझ में आएगा आपको। तो देखिए जिंदगी, इसलिए हमको बड़ा टाइम लगा शादी के बाद में। जिसको बनारस में जो लोग भाषा बोलते हैं ना, हम भाषा वही बोलते, चाहे कानपुर रहते। बनारस से गए थे, यहीं BSc भी किए थे, यहीं पैदा भी हुए थे जी। तो भोजपुरी बोलना तो आता था हमको, और हर सेंटेंस को गाली युक्त करना भी आता था। क्या? हाँ, माँ बहन बच्चे अंड बंड सब जोड़ते हुए बोलते थे। उसके बिना कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट कर लेता था, यार ठीक से बात करो। ब्रिज खेल रहे हैं, लगातार पार्टनर को ही गाली दे रहे हैं, तो पार्टनर कहते हैं आराम से बात करो। तो हम थोड़ा इस टाइप के थे। ठीक हो गए, धीरे कंट्रोल किया, लेकिन ये हो गया कंट्रोल। अब मुझे ये लगता है कि दुनिया के महान जो दार्शनिक हुआ करते हैं, उनकी भी राह जो है कोई आसान नहीं रही हो। नहीं आसान, ये बड़ा आसान है। जैसे मार्क्स के बारे में जो मन में आए वो करिए, और धता बता कीजिए। देखिए हमने एक बार पढ़ा, आपको एक उदाहरण देते हैं जी। एक लड़की ने लिखा कि उसके पास इसके वहाँ रहने के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, ये अमेरिका में रहने के सब जी, ओवरस्टे कर जो कुछ भी था। तो वो पुलिस देख के डर जाती थी। उसने कहा कि उससे किसी ने सलाह कुछ किया, किसी ने उससे कहा कि तुम डिक्लेयर कर दो कि डॉक्यूमेंट नहीं, बड़े आराम से रहोगी। अगली बार पुलिस वाला से मुलाकात हुई, वो आया पूछने के लिए, कह दिया हमारे पास नहीं है, आई डोंट हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, कह दी। उसके बाद से हम बड़े आराम से रह रहे हैं, न किसी से डरते हैं न कुछ। सही बात है। हाँ। तो ये तो ऐसा है ना, वो तो खैर फंस भी सकती थी, लेकिन यहाँ तो फंसने कोई डर ही नहीं था। आपको हमने बताया था पहले कि हम थोड़ा मारपीट बहुत जल्दी करते थे, हाथापाई हो जाती थी, लेकिन कम उम्र में। ज़्यादा उम्र हो जाने के बाद में तो फिर कभी झगड़ा नहीं किया, किसी से मारपीट हमारी नहीं हुई बाद में मारपीट ऐसी किसी से भी नहीं। मतलब यहाँ तक हो गया, आपको 2 किस्से बताऊंगा मैं। एक हम लोग का दोस्त था पांडे, प्रवाल कुमार सिंह का बैचमेट था, उसने आत्महत्या कर ली थी वहाँ। अच्छा। कौन पांडे था वो, श्री कृष्ण पांडे शायद नाम था, और बड़ी ख़राब हालत में अंत में रहता था। और कैंटीन में मिल जाता था शाम को, जो उसको एक डोसा खिला दे तो उसके ऊपर टूट पड़ता था, उसके पास कुछ रहता ही नहीं था। पता लगा दिन भर सवेरे से कुछ खाए नहीं है, कल भी नहीं खाने को मिला था, तो वो डोसा टूट पड़ता। तो कुछ लोग दोस्त लोग थे जिनको स्कॉलरशिप मिलती थी, जान गए थे कि भूखा रहता है, दिखाई दे जाता था, तो उसको 1 डोसा 2 डोसा खिला देते थे। पांडे ने आत्महत्या कर ली। तो एक चमन लाल वांगन्यू करके था, वो दोस्त था हम लोग का, लेकिन कुछ अजीब किस्म का था, लंबी सी नाक थी, वहाँ का था, कश्मीर का, और मैथमेटिक्स में था। तो 4 लोग बैठे हुए थे तो कैंटीन के बाहर लॉन में, और ये पांडे के इसकी खबर थी। सब दोस्त ही थे, साथ में चाय पीने बैठते थे। चमन लाल वांगन्यू ने कह दिया, पांडे मर गया, मातम नहीं मनाओगे? हम
हमको बड़ा गुस्सा आ गया, हमने उसको पकड़ लिया, साले मारेंगे तुमको। तो कुछ लोगों ने छुड़वा उड़वा दिया, बहरहाल मारपीट नहीं हुई उस वक्त। बहुत गाली दी हम उसको, दोबारा कहना मत इस टाइम, जो उसकी आदत थी। कहीं एक दूसरी बार क्या हुआ, उसके साल भर बाद कैंटीन में बैठे पी रहे चाय, लो टेबल हुआ करता था, ऐसा टेबल नीचे 1.5 फुट ऊंचा टाइप जो होते हैं ना, ऐसा इतना ऊंचा टेबल ऐसा, सामने बैठा हुआ था, चाय पी रहे थे, हम भी चाय पी रहे थे, वो भी चाय पी रहे। कुछ बात आई गई हो गई, उसने कह दिया कि डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म से सॉल्व करो, मजाक उड़ा रहा था। तो हम कहा गया गुस्सा, हमने उठाई कुर्सी और चढ़ गए टेबल के ऊपर कि साले मारेंगे तुमको अभी। तो हमारे दोस्त यही थे, सीपी सिंह जो चले गए इंग्लैंड, ये और शातिर थे। तो जब हमने कुर्सी उठाई तो वो भागा कि अब तो मार पड़ जाएगी, और हमारे दोस्त थे और लोग, कोई उसको बचाने ना आता, मार पड़ जाएगी। तो वो भागा, तो कैंटीन के गेट तक पहुंचा, हमको साफ दिखाई दे रहा है अभी भी वो दृश्य, क्योंकि बहुत रेयर है। वो पहुंच गया कैंटीन के गेट तक, सीपी सिंह ने उसको पकड़ लिया बचाने के लिए। हमने कुर्सी नीचे रख दी, तो सीपी बाद में हमसे कहते हैं, अबे पकड़े थे उसको, मारे क्यों नहीं? क्या बचाने के लिए पकड़े थे, लेकिन वो आए थे सिंदरी से, रांची से पढ़ के आए थे, ये इंजीनियरिंग पढ़ के, इसी दिमाग के थे। उन्होंने कहा अबे पकड़े थे, कोई उसको थोड़े बचा रहे थे, मारते उसको कम से कम। तो हमने कहा छोड़ो अब जाने दो। कुछ अजीब अजीब किस्से बहुत कम होते हैं ऐसे किस्से। बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि बनारस के चित्रा जी के बारे में बात हो रही थी, कहाँ बात कहीं घूम गए। हाँ, चित्रा जी, फिर बात करेंगे। चित्रा जी के बारे में बातचीत बहुत होनी है, और अगली बार जब हम बैठेंगे तो चित्रा जी और बनारस ही बातचीत के केंद्र में रहेंगे, 2 कारणों से। एक तो यह है कि चित्रा जी के जीवन में आने से आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन आए। आपने सिगरेट भी छोड़ा और गांधीवादी नहीं पहले छोड़ दिया था, वह छोड़ दिया था। हाँ, अच्छा। गांधी को पढ़ के छोड़ा था। अच्छा। उनकी वजह से नहीं छोड़ा। अच्छा। और फिर उनके आने के बाद तो फिर वापस आ गया था तब तक तो। अच्छा। अरे भाई 4-5 साल ना पिए, कैसे कितने दिन नहीं पीते। दोस्त लोगों ने कहा मर थोड़ी जाओगे, तो वापस आ गया। अच्छा। फिर छोड़ा, फिर वापस आया, फिर छोड़ा, फिर वापस, तो 4 बार छोड़ चुके हैं। कब छोड़ गया? जब हार्ट अटैक आया। अच्छा। देखिए बड़ा मजेदार किस्से हैं, आएगा टाइम कभी तो बताएंगे। हाँ, लेकिन एक बात नोट करा दें आपको, चित्रा जी से कहा हमने एक बार, शायद किसी और को ना बताया हो, आप इतना सवाल पूछ रहे हैं तो बता दे सकते हैं। हाँ, तो हमने कहा कि आपने हमें आदमी बना दिया। अच्छा। मतलब हम उसके पहले का देख रहे थे कि जब देखो तब गाली देना, जब देखो तब मारपीट करना, जब देखो तब दूसरे का इंसल्ट करना, बात में दूसरे कह देना अबे हटो यहाँ से, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। मतलब लगातार इंसल्ट करना। वो दूसरे भी ऐसे ही हुआ करते थे, अरे तुम्हारी समझ, इसमें यहाँ रहे तो एक बार झगड़ा होने की नौबत आ गई। अच्छा। मोती वाला ये है लंका पे, उसका लड़का था, हमारे क्लास में था, वो कहीं से आ रहा था सिनेमा वना देख करके, पानी बरसने लगा। हम रहते महेंद्री भवन में, तो पानी टिप टिप आने लगा, तो उससे कुछ बात तेज हो गई थी। हमने कह दिया था कि अंग्रेजी सिनेमा देख के आ रहा था, हमने कह दिया कुछ समझ में आया, तो उसने कहा कि साले तुम्हें समझ में आता है। तब तक पानी बहस हो गई, पानी बरसने लगा, तो हमने कह दिया कि अंदर आ जाओ, पानी बरस रहा है। तो कहने लगा मिस्री है जो भूल जाएंगे। और दूसरे दिन 2 बदमाशों को लेकर चला आया कॉलेज में हमको पिटवाने के लिए। अच्छा। हमको समझ में आ गया था, हमारे सर उससे भी 2 जने थे। अच्छा। तो वो टला गया, झगड़ा नहीं हुआ। तो ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये जो आदमी बनाने वाला किस्सा है, हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, किसी बात पे बाद में कोई समय आ गया तो मैंने कहा कि मैं विवश हो गया था। जानते हैं क्या कहा? भटनागर करके था एक ठो, IT BTech कर रहा था। हमसे कहता है, हमारी ओर देख के पैदल चल रहे थे, जानकर अच्छा लगा कि आप भी कभी विवश हो सकते हैं। क्या बात है, क्या बात। मतलब हमारी ये इमेज थी कि आप विवश नहीं हो सकते। हाँ, कुछ भी कर सकते, ये पीछे नहीं हटेंगे, ये जिनको जो मर्जी होगी वो करेंगे। यही हालत PhD में थी। मैडम को विश्वास है ना हो कि हम कंप्लीट करना चाहते हैं, और फिर कहाँ कंप्लीट हुआ, अब हिंदी के झगड़ा खड़ा हो गया। कुछ न कुछ बाधा आ ही गई, कंप्लीट उस अर्थ में नहीं हुआ, लेकिन ये हमने जरूर माना। और ये बात सच है। हाँ। ये बात सच इसलिए है कि जानते हैं, हमारे एक पुराने दोस्त में अभी बंगलोर गए थे हम कुछ काम से। हाँ। 3-4 साल पहले जी। सुरेश के यहाँ टिके थे। तो एक पुराना दोस्त रहा राम शेष करके,
हमसे 1 साल सीनियर था, बड़ा तेज था, मतलब एकदम टॉपर रहा हर चीज़, 10 पॉइंटर था, जेन्युइन 10 पॉइंट, सब ए आया था उसका, हमसे 1 साल आगे का था। तो कहने लगा कि बदल गए हो, कई साल बाद मिले थे। हमने कहा कि क्या बदल गया है? उसने कहा बस एक ही चीज़ कहेंगे, एग्रेशन खत्म हो गया है। तुम इतने एग्रेसिव हुआ करते थे कि बात करना मुश्किल था। इसी को मैं कहता हूँ कि आदमी बना दिया। तो चित्रा जी ने क्या कहा? कुछ चित्रा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब कोई मौका आ गया, हाँ। जब हमने बात न मानी या कुछ हो गया, तो ये जरूर कह दिया, कहने को तो आप कहते हैं कि आदमी बना दिया। बाकी छोड़ दिया। बहुत सही, बहुत सही। तो ये सब ठीक ठाक है। अरे पार हो गया जितना होना चाहिए था, आप तो 75 की उम्र हो बहुत गई। सही। और अभी तो आपसे बातचीत शुरू हुई है, कहते हैं अभी तो आप रचनाकार हैं, अभी तो मीटिंग शुरू हुई है। आपकी भाषा अलग है, आपकी सोच अलग है। अगली बार जब हम बातचीत करेंगे तो बनारस चैप्टर पर आएंगे, और चित्रा जी का तो वैभव बनारस में ही दिखता है। बनारस से फिर पूरे देश में फैलने वाला यह वैभव खासतौर से बहुत ज़्यादा है। पुराने उद्योगों का और जो भारत की स्वायत्तता है उसकी जड़ों को खोजने का काम चित्रा जी ने जिस तरीके से किया, उस पर बातचीत हम करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा।